नॉट हेरिडिटरी। ठीक है, तो T0, T1, T2 हेरिडिटरी थे, T3 भी, ये आपका नहीं है, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी प्रूव चीज है कि if F is a homomorphism, then X is Ti implies its image, और चूंकि होमोमॉर्फिज्म इसलिए टू भी है, तो Y is Ti. This is true for I is equal to 0, 1, 2. That means होम्योमॉर्फिक। आई एम सॉरी, हम लोग टोपोलॉजी में है ना, अलजेब्रा में नहीं है। सो इस ए homeomorphism, then so a homeomorphic image of a T0 space or a T1 space or a T2 space or a T3 space, T4 space is also T0, T1, T2, T3 space. सब के लगभग एक जैसे हैं। Will prove only 2 and T3। उससे अपन अंदाज लगा लें क्या T0 के लिए करें, कैसे T1 के लिए करें, कैसे करें T4 के लिए। तो इनमें दो थोड़ा सा है T2 और T3 में। ठीक है, सो T2 के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपको पिक्चर दिखा दें तो पिक्चर से देखना बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए, पहली चीज तो आप याद कीजिए कि हम लोगों ने ये देखा था कि F is homeomorphism was equivalent to saying that F is bijective, continuous and open। ये हम लोग देख चुके थे। होमोमॉर्फिज्म डेफिनेशन क्या होती थी? ए बाइजेक्टिव फंक्शन वाज कॉल्ड ए होमोमॉर्फिज्म यदि F और F इनवर्स भी कंटिन्यूस है। लेकिन देखा था कि इक्विवेलेंटली F इज होमोमॉर्फिज्म बाइजेक्टिव, कंटिन्यूस एंड ओपन, इससे भी काम चल जाएगा। तो अब T2 के लिए हम क्या करेंगे? T2 के क्या करेंगे कि हमको दिखाना है कि लेट X बी T। हमको क्या दिखाना है कि Y इज T2, सो लेट Y1, Y2 belong to Y, जो कि चूंकि F on 2 है, जो कि इसके बराबर हो, एंड Y1 be not equal to Y2। तो हमें क्या करना है कि हमको दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स ढूंढने हैं जिनको जो डिसजॉइंट हो फंक्शन F है, और चूंकि F on 2 है तो पूरा का पूरा X पूरे के पूरा Y पर इमेज। अब यहां पर हमारे पास ये एक Y1 है और एक डिस्टिंक्ट पॉइंट्स Y है।
अब चूंकि फंक्शन ऑन टू है तो हमको यहां पर एक एलिमेंट x1 जरूर मिल जाएगा जिसकी की इमेज ये होगी, और एक एलिमेंट यहां पर हमको x2 भी मिल जाएगा जिसकी की इमेज होगी। सो आई कैन राइट सिंस f is bijective, there exist x1, x2 in x, such f of x1 is equal to y1 is equal to y2, और चूंकि y1 is not equal to y2 and f is injective 1 1, इसका मतलब कि x1 और डिस्टिंक्ट होंगे, क्योंकि y1 is not equal to y2. So now x is given to be t2, ये t2 है, तो आपको यहां पर एक ओपन सेट मिल जाएगा और एक ओपन सेट यहां मिल जाएगा, meaning x1 and x2 which are disjoint. So since x is t2, there exists open u in x such that x1 is in u, x2 is in v, and u intersection v is empty. अब now since f is a homomorphism, they're also open. Since f is open, therefore image of an open set will be open. So that means u और v जो कि open थे, तो fu f are open in y, and clearly because f is bijective and u intersection v is empty, ये भी सही हो जाएगा, f intersection f of v is equal to empty with y1 and y2 in f of v. तो यहां जो ओपन सेट मिले थे आपको उनकी इमेजेस ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका fu, ये हो जाएगा fe, और चूंकि एडजेक्टिव है तो ये डिसजॉइंट है तो इनकी इमेजेस डिसजॉइंट रहेंगी. सो यू विल गेट टू ओपन सेट्स इन y1 and y2 which are disjoint, so therefore this y is constant, right? So therefore also t2. तो अगर x t2 है तो इसकी होमोमॉर्फिक इमेज y भी t2 होगी, और वैसे ही आप देखिए अगर t0 t1 के लिए भी लगभग यही प्रूफ काम कर जाएगा, राइट? जो भी ओपन सेट मिलेगा उसकी इमेज ले लीजिएगा, एंड बिकॉज f इज ओपन. तो ये तो हो गया आपका t2 के लिए. कर लीजिए स्क्रीनशॉट, तो हम आपको फिर t3 के लिए करें. टेक द स्क्रीनशॉट. So now we do it 43. We do it 43. ज्यादा फर्क नहीं होगा. 43. So let x be t3. हम फिर से एक पिक्चर बनाएंगे तो समझने में सरल रहेगा, लिखना तो चाहे अपनी भाषा में आप लिखिए चाहे हम अपनी. ये y है, वही बाइजेक्टिव f है, x हमारा जो है t3 है, या मान लीजिए t3, बल्कि रेगुलर मान लीजिए, रेगुलर मान लेते हैं, रेगुलर t3 और रेगुलर प्लस t1 बाकी एक ही है, तो हम दिखा देंगे कि t3 इज ऑल्सो रेगुलर. तो हमको क्या करना है कि इफ आई एम गिवन
an element here y, a closed set here which does not contain this thing. कहीं से ढूंढने हैं y के अंदर जो कि सो कंटेन जो कि डिसजॉइंट हो. सो लेट y belong f be closed in y and y not belong to f. Now, since f is onto y is equal to x or some x, तो होना ही है. यहां पर आपको एक x मिल जाएगा जिसकी इमेज अंडर f इज इक्वल टू y. Since f inverse f in x, f is so since f is बाइजेक्टिव, x जो है इसके अपने इनवर्स मिल लिया. अगर x पे बिलोंग करता f को, लेकिन एफ एक्स बराबर y के है तो y बिलोंग कर जाता है f को, लेकिन y इज नॉट. That will not contain x. अब since x is regular, तो जब भी कोई क्लोज के बाहर कोई पॉइंट होगा तो आपको दो डिसजॉइंट ओपन सेट मिलेंगे कंटेनिंग एक्स एंड दिस. यू विल गेट टू डिसजॉइंट ओपन सेट्स. एक मिल जाएगा मान लीजिए ये, और एक मिल जाएगा इससे डिसजॉइंट होना चाहिए. वो तो टच कर गया, खैर. एनीवे, सो देयर एक्सिस्ट ओपन UV in x, say x belonging to U, f inverse f is contained in V and U intersection V is राइट. थोड़ा सा और जगह चाहिए हमको. ओके, अच्छा ये तो भरा हुआ था. और सॉरी. ओके, सो आई डोंट हैव मच स्पेस टू यूज. विल गेट दिस. in y because the function f is open. और क्या हो जाएगा, ये इसमें है, ये इसमें है, x belongs to u, therefore
fx belongs to fu. F is contained in fo. Given a closed set f and a point y not in f, we have found an open set containing y, namely fu, and an open set containing f, namely fe, which are disjoint. So therefore, y is regular. अगर x t3 है तो t1 पहले देख चुके हैं, तो अगर x t3 है तो उसकी भी होमोमॉर्फिक इमेज आपकी t3 होगी. ऐसे आप t4 के लिए कर लीजिएगा, राइट. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आई विल हैव टू स्टार्ट ए न्यू पेज. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. सर FU इंटरसेक्शन FP के इक्वल क्या लिखेंगे? क्या चीज? इक्वल टू 5 एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट है ना. सर हमारा लैपटॉप छोटा है. हो गया? यस सर. Okay, so now we have seen that. So we have just seen that the property Ti is hereditary. Ti is invariant under homeomorphisms, and this is true for I is equal to 0, 1, 2, 3, 4. I'm sorry. इसमें ये T4 में तो नहीं था. I'm sorry. T4 तो नहीं था. यहाँ हम लिख देते हैं hereditary for I is equal to 0, 1, 2, 3, and this is सभी के लिए है. I is equal to 0, 1, 2, 3, 4. अब हम दूसरा एक क्वेश्चन उठाते हैं. मान लीजिए लेट xi ti be a family of topological spaces. Consider this, their product, right? If P is a property such as T0, T1, T2, T3, yeah, separable, second countable, such that whenever each xi has P, then this also has the same property as P for any index set I, कितना भी बड़ा ये कितना बड़ा या छोटा हो, then the property P is called productive. अगर कोई प्रॉपर्टी अगर हर स्पेस में है, फैक्टर स्पेस में हो, उनके प्रोडक्ट में भी चली जाती है, बोलेंगे प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव है. यानी कि अंडर प्रोडक्ट इट रिमेन्स अनडिस्टर्ब्ड. अगर हर फैक्टर के अंदर प्रॉपर्टी है तो प्रोडक्ट में प्रॉपर्टी होगी. अब हम चेक करेंगे कि
So we are going to show that T naught, T1, T2, T3, they are all productive. Of course, to be proved. तो ये हमारा नेक्स्ट मोटो है, राइट। और यहाँ पर भी एक बार फिर आप देखिएगा कि T0, T1 के लिए आर्गुमेंट सिमिलर है, तो हम सबसे कठिन वाला, मतलब कठिन कोई भी नहीं है, T2 के लिए केवल प्रूव करेंगे। T0, T1 के लिए आपसे उम्मीद करेंगे आपको लीजिएगा। T3 के लिए थोड़ा सा ये क्लिष्ट है, उसको हम ठीक से करेंगे, राइट। सो वी प्रूव दैट our theorem is, so this is our theorem ये है that the properties T0, T1, T2, T3 are all productive, they are all productive, right। तो हम क्या करेंगे कि let for every I xi, ti, तो हम ये दिखा देते हैं, प्रूफ ओनली फॉर T2 एंड T3। T0 T1 के लिए उससे आप अंदाज लगा लीजिएगा। तो सपोज ये T2 है, T3 के अलग से करेंगे, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, तो हम ओके, सो we wished to show that this is also T2, ये हम दिखाना चाहते हैं। तो कैसे दिखाएंगे? वही, if I take two distinct points here, तो उनको कंटेन करने वाले हम डिसजॉइंट ओपन सेट्स पा सकते हैं, इनको दिखाना पड़ेगा। सो लेट x and y belong to this thing। इतनी जगह क्यों छोड़ दी हमने? x क्या होगा? x इस शक्ल का होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स ये हो गए, y के कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए ये हो गए। लेट x and y belong to this thing and suppose they are distinct। तो इसे मान लीजिए अगर आपके पास 3 होते, x1, x2, x3, 3 ही स्पेस होते, तो अगर ये x और y इसके एलिमेंट्स हैं, ये मान लीजिए x1, x2, x3, और ये है मान लीजिए y1, y2, y3, तो कब डिस्टिंक्ट होंगे? ये डिस्टिंक्ट कम होंगे जबकि कम से कम एक कोऑर्डिनेट इनका, चाहे फर्स्ट कोऑर्डिनेट डिस्टिंक्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, कम से कम एक जगह पर इनके कोऑर्डिनेट्स अलग होने चाहिए। तो इसी तरह से अगर ये डिस्टिंक्ट हैं, then for some j, x का jth कोऑर्डिनेट is not the same as y का jth कोऑर्डिनेट। और भी इससे हो सकते हैं, और बाकी, लेकिन कम से कम एक जगह का तो हम गारंटी है कि एक ना एक जगह पर ये जो है ये डिफर करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि सिंस xj tj, ये तो T2 है ही, क्योंकि हर स्पेस हमारा T2 है, हर फैक्टर स्पेस T2 है। This is, so there exists कुछ नाम दे देते हैं, what do I call them, u v in ti such that xi u में है, yj v में है, and u
सेक्शन V is empty. ये क्यों होगा? Because each factor space सेपरेटली सब T2 है, हमको तो प्रोडक्ट दिखाना है, ये हमको मिला. तो नाउ व्हाट आई डू इज कंसीडर, देखिए आपके पास ये फाई यहां से हर कोऑर्डिनेट स्पेस पर प्रोजेक्शन मैप था. इन पर्टिकुलर यू हैव दिस मैप. वो करता क्या है, किसी भी एक्स को कहां भेजता है, उसके जेड कोऑर्डिनेट पर. सो पी जे एक्स करता क्या है, ये भेज देता है, एक्स को भेज देता है उसके जेड कोऑर्डिनेट. ये हम पहले ही देख चुके हैं. दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोजेक्शन मैप. ये भी देखा था प्रोजेक्शन मैप इज ऑलवेज कंटिन्यूअस. ये भी देखा था प्रोजेक्शन मैप इज ऑन टू. ये भी देखा था प्रोजेक्शन मैप इज ओपन. सब याद रखिएगा, प्रोजेक्शन मैप इज कंटिन्यूअस, ओपन एंड ऑन टू. नाउ कमिंग बैक टू दिस थिंग, तो हमको ये मिला आपको. नाउ कंसीडर PJ inverse U and PJ inverse V. तो U और V हमारे यहां बैठे हुए हैं. U और V इसके ओपन सेट्स हैं, ये कंटिन्यूस है. तो इनवर्स इमेज यहां पर ओपन होगी, यहां पर ओपन ही सर विचार ओपन कहां पर, यहां पर ओपन है. और ये मत भूलिए कि ये xi किसके बराबर है, xi बराबर है x की इमेज अंडर pj. yj बराबर है y की इमेज अंडर pj. तो यहां से दिखाई पड़ जाएगा, बिकॉज pjx बिलोंग्स टू दिस थिंग, open in this, they are open this thing, and उसी continuation में this x, because pjx belongs to u, therefore x belongs to pj inverse u. और यहां से because pjy belongs to v, y belongs to pj inverse v. ये मिल जाएगा. तो हमको दो ओपन सेट्स तो मिल गए इसके अंदर, कंटेनिंग दीज 2 पॉइंट्स एक्स और वाई जो लिए थे हमको. अब देखना डिसजॉइंट. हेलो सर. बोलिए. सर पीजे इनवर्स का पोर्शन और एक बार समझा दीजिए ना. नहीं देखो बेटा, तुमको जब प्रोडक्ट बताया था कि प्रोडक्ट से जैसे मान लो अगर 3 होते, x1 क्रॉस x2 क्रॉस x3, तो यहाँ से पहले वाले फैक्टर पर प्रोजेक्शन मैप होता, यहाँ पर होता है सेकंड वाले पर, यहाँ पर होता थर्ड वाले पर. तो पहला वाला क्या करता, प्रोजेक्शन मैप किसी भी ऑर्डर ट्रिपल को उसके फर्स्ट क्वाड्रेंट भेजता. दूसरा वाला क्या करता, किसी भी ऑर्डर ट्रिपल को उसके सेकंड क्वाड्रेंट भेजता. और तीसरा क्या करता है, किसी भी ऑर्डर ट्रिपल को थर्ड में भेजता है. वैसे यहां पर भी है, हर फैक्टर स्पेस पर उसका प्रोजेक्शन मैप है. तो किसी भी एलिमेंट को जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये एक्साइज, तो पीजे जो है एक्स को उसके जेड कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स पे भेज देगा. वो चीज यहां लिखा हुआ है. तो ये जो, और ये भी देखा था कि हर प्रोजेक्शन मैप कंटिन्यूअस होता है, ओपन होता है, ऑन टू होता है. अब यू और वी एक्स के ओपन सेट्स थे, कंटिन्यूअस होता है, तो कंटिन्यूअस इमेज के अंडर में ओपन सेट्स की इनवर्स इमेज ओपन होती है. तो पीजे इनवर्स यू यहां पर ओपन होगा और पीजे इनवर्स वी भी यहां पर ओपन होगा. वही चीज यहां लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे ना, ये दीज आर ओपन. और चूंकि xi belongs to u, xi is equal to what? I'm sorry, xj लिखना चाहिए था. xj, ये xj है ना, xj, I'm sorry, इसको ठीक कर लीजिएगा, xi नहीं है, xj है. तो xj is equal to pjx. xj क्या है, x की इमेज अंडर द jth प्रोजेक्शन, उसका jth कोऑर्डिनेट. तो बिकॉज pjx belongs to u, therefore x belongs to pj inverse u. यहीं से आ जाएगा. तो सेट थ्योरी है, इसमें टोपोलॉजी थोड़ी ना है.
अगर एफ एक्स बिलोंग्स टू ए देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स ए, वही चीज है। तो एक्स बिलोंग्स टू पीजे इनवर्स यू, वाई बिलोंग्स टू पीजे इनवर्स बी। तो ये दो ओपन सेट्स मिल गए विच कंटेन एक्स एंड वाई। ऑल्सो पीजे इनवर्स यू इंटरसेक्शन पीजे इनवर्स वी, ये एम्प्टी हो जाएगा बिकॉज कहीं लिखा होगा यूनिट सेक्शन वी इज एम्प्टी, यूनिट सेक्शन वी इज एम्प्टी, राइट, यूनिट सेक्शन वी इज एम्प्टी। सो पीजे इनवर्स, क्योंकि अगर इसके अंदर कुछ होता, देखिए बिकॉज वाई, बिकॉज सिंस अगर इसमें कुछ होता, मान लीजिए अगर इसमें y तो नहीं लिखेंगे हम, z लिखते हैं। अगर इसमें कोई एलिमेंट z होता, अगर कोई z इसमें बिलोंग करता, मान लीजिए कोई z इसमें बिलोंग करता, तो क्या गड़बड़ होता? अगर इसमें बिलोंग करता तो z क्या है, किसका एलिमेंट है? ये तो यहां पर है ना, तो z इसका एलिमेंट है, तो z के कोऑर्डिनेट्स होते, ये इसके कोऑर्डिनेट्स होते मान लीजिए। तो अगर z बिलोंग करता तो इसका मतलब क्या होता है, pj ऑफ j विल बिलोंग टू u एंड pj ऑफ j विल आल्सो बिलोंग टू v। और pj और j क्या हो जाएगा, z का pj ऑफ z क्या हो जाएगा, z का jth कोऑर्डिनेट, यानी कि j का ये कोऑर्डिनेट u को बिलोंग करता और ये कोऑर्डिनेट v को भी बिलोंग करता। और यहां से ये हो जाता है कि u और v में एक कॉमन एलिमेंट है, यानी कि ये डिसजॉइंट नहीं है, तो ये गड़बड़ हो जाता है क्योंकि ये डिसजॉइंट है, तो इसलिए ये आपका एम्प्टी हो जाएगा, ये आपका एम्प्टी हो जाएगा। तो हमको दो डिसजॉइंट ओपन सबसेट्स इसके अंदर मिल गए containing these two distinct points x and y, and therefore this is T2। तो अगर हर xi T2 है तो उनका प्रोडक्ट भी T2 होगा, राइट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस हो गया। ओके, हो गया। यस सर। Okay, so now we will move to T3 रेगुलर वाले केस में, वो थोड़ा ट्रिकी है, उसको ध्यान से देखिएगा, राइट, उसको ध्यान से देखिएगा। तो नेक्स्ट let each xi ti be regular। वंस अगेन हम याद दिलाते हैं, हम क्या दिखाना चाहते हैं, we wish to show that this is also regular। ये दिखाना है हमको। रेगुलर का मतलब क्या होता है कि जब भी हमको एक पॉइंट और एक क्लोज सेट मिल जाए जो उस पॉइंट कंटेन नहीं करता, तो वी कैन सेपरेट देम बाय टू डिसजॉइंट ओपन सेट। तो इसके अंदर एक पॉइंट लेंगे और एक क्लोज सेट भी लेंगे नॉट कंटेनिंग दैट पॉइंट। सो लेट x equal to xi belong to this thing and f ये हम ऐसा करते हैं, ये ऐसा हम करते हैं। ओके, हमारे पास तो एक और हथियार है, हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे, उसमें जल्दी हो जाएगा। हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे कि, अच्छा याद दिला देते हैं, रिकॉल दैट a topological space is regular if and only if its each point has
a closed neighborhood base, यानी कि each point has a neighborhood base whose each member is closed. ये हम दिखा चुके थे शायद कल या परसों दिखाया था, याद नहीं है. ओके, सो ये दिखाने के लिए दिस इज रेगुलर, आई विल टेक दिस रूट कि इसका हर एलिमेंट का एक क्लोज नेबरहुड बेस है. सो आई टेक पॉइंट. सो लेट x equal to xi belong to this thing. Each xi is regular, and of course this xi belongs to xi. Xi has a closed neighborhood base. So नाम दे देते हैं, say ni in xi. ये मिलना चाहिए हमको. अब हम क्या करेंगे कि इस जो हर आई में इसके हर कोऑर्डिनेट का एक क्लोज नेबरहुड बेस है, उसकी मदद से हम इस एक्स का एक नेबरहुड बेस तैयार करेंगे. वो थोड़ा ट्रिकी है, तो उसको आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है. और जहां भी आपको दिक्कत हो, डोंट हेजिटेट टू स्टॉप मी एंड आस्क मी, राइट. सो अब हम क्या करते हैं कि वही बात है, हमारे पास ये मत भूलिए कि ये हमारे पास पाई एक्स आई है और हर फैक्टर पर पोजीशन मैप है. हमारा एक्स आई यहाँ बैठा हुआ है. इस एक्स आई का एक नेबरहुड बेस ये है. तो नेबरहुड बेस के एलिमेंट्स क्या होंगे? इसके सबसेट्स ही होंगे. इस एक्स आई की नेबर्स कलेक्शन होगा. सो व्हाट आई डू इज आई टेक पी आई इनवर्स n where n belongs to ni. तो जितनी भी इसके अंदर मेंबर्स थे जो कि इसके सबसेट्स हुए, उनका इनवर्स में ले लिया अंडर पी आई. और हमने क्या किया कि ये हर आई के लिए कर दिया, एक आई को फिक्स नहीं किया, इसको ये ले लिया और एक बड़ा सा हमारे पास कलेक्शन तैयार हो गया. और इसको हम बोल देते हैं इन एक्स. सो पुट दिस टू बी इक्वल टू, एक छोटा नाम दे देते हैं एफ. इसको नाम दे देते हैं एफ. फिर से देख लीजिए क्या है. हर एक्स आई का एक क्लोज नेबरहुड बेस है स्क्रिप्ट एन आई. तो इसके मेंबर्स क्या होंगे? इसके मेंबर्स होंगे नेबरहुड्स ऑफ एक्स आई, ईच ऑफ विच इज क्लोज्ड. ये सब इसके सबसेट्स हैं. तो इनके इनवर्स मिल जाएगा तो आपको यहां पहुंच जाएंगे, इसके सबसेट्स मिल जाएंगे. दिस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दो सबसेट्स फॉर एवरी. हर आई के लिए, एक्स आई के लिए कीजिए, एक्स जे के लिए कीजिए, एक्स के लीजिए, तो बहुत बड़ा कलेक्शन मिल जाएगा दिस एफ. सो let n be the family of all. यही इसका क्रूशल स्टेप है, यही सबसे मुख्य चीज है. लेट n be the family of all possible finite intersections of members of this thing. ध्यान से देखिए, पहले हमने ऐप बनाया, फिर हमने क्या किया कि इस फैमिली के फाइनाइटली मैंने मेंबर्स का इंटरसेक्शन लिया एंड वी डू इट फॉर ऑल पॉसिबल फाइनाइट फैमिलीज, सब फैमिलीज. तो हमको एक कलेक्शन मिल जाएगा दिस थिंग. हमारा क्लेम है कि ये जो हमको नया चीज मिला, राइट, क्लेम n is a closed neighborhood base
ऑफ एक्स जिसकी हमको तलाश है इन दिस थिंग, और अगर ये हो जाएगा देन दिस इज गोइंग टू बी रेगुलर। तो ये हमको दिखाना है, दिस इज क्लोज नेबरहुड बेस। तो अब क्लोज नेबरहुड बेस के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? पहली चीज तो हर मेंबर क्लोज्ड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये एन आई जो था इसके सारे मेंबर्स क्लोज थे, और एन इसका मेंबर तो एन भी क्लोज हुआ। पी आई कंटिन्यूस है तो इनवर्स इमेज ऑफ ए क्लोज सेट विल रिमेन कंटिन्यूस, तो ये हर पी आई ये क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया। तो फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स रिमेन्स क्लोज्ड, ये भी क्लियर है। इसका मतलब क्लियर हो जाएगा कि इसके हर मेंबर जो क्लोज्ड होगा। तो हमने क्या क्या चीज का इस्तेमाल किया कि एन इज क्लोज्ड एंड पी आई इज कंटिन्यूस एंड वी आर टेकिंग ओनली फाइनाइट सेक्शन। आर्बिट्रेरी सेक्शन ऑफ क्लोज सेट तो क्लोज नहीं होता, लेकिन फाइनाइट सेक्शन हमेशा क्लोज होता है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि एन के सभी मेंबर्स क्लोज सेट्स हैं। अब दिखाना है नेबरहुड बेस। नेबरहुड बेस के लिए क्या दिखाना पड़ेगा कि अगर हम एक्स की कोई भी नेबरहुड ले लें तो हमको इसमें से एक मेंबर मिल जाएगा नेबरहुड जो कि उस नेबरहुड के अंदर कंटेन्ड हो, राइट? सो लेट अस नाउ ट्राई टू प्रूव इट। ओके ओके, तो खैर इसको हम कर तो नहीं पाएंगे। I think I'll stop here. You better try to absorb this thing, right? आप इसी चीज पे लिख दीजिए। Okay, first note that each member of this is closed. Why? Since each n is closed and each pi is continuous. So इसकी inverse image is closed और and defined section of closed set remains closed, तो ये आपका हो जाएगा। तो इतनी चीज आप याद रखिएगा। इसके बाद फिर हम कल करेंगे, वो पूरा नहीं हो पाएगा, है ना? उसको टुकड़ों में करेंगे तो आप फिर उसको आर्गुमेंट ठीक से ऑब्जर्व नहीं कीजिएगा। तो एक ही बार में पूरा ऑब्जर्वेशन, पूरा आर्गुमेंट देंगे तभी आपके दिमाग में बैठेगा। तो इतनी चीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन वी स्टॉप फॉर टुडे एट दिस पॉइंट। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ ठीक 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 ठीक, ओके। थैंक यू सर। ओके 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 ओके।